Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about groundwater, coal, natural oil and gas. ये जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने जितने भी पॉइंट सिलेबस में दिए गए हैं उन पे पर्टिकुलर लेक्चर्स के साथ में ही उस पूरी यूनिट को कवर कर लिया है। तो इसके जो लेक्चर्स हैं जियोलॉजी के वो आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में ही रक्षा एकेडमी इंग्लिश का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें डेली क्विजेस भी आते हैं और साथ में ही जितना भी इंग्लिश मीडियम की आंसर राइटिंग वगैरह होती है और उसके भी जो नोट्स वगैरह होते हैं वो सारे उस चैनल पे शेयर किया जाता है। तो वो आप जाके रक्षा एकेडमी इंग्लिश लिख के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो नोट्स रहेंगे वो आपको उसी चैनल पे कल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें पूरे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल रहेगी, वो आपको शेयर करी जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर, कोल और नेचुरल गैस और ऑयल अगर हमें पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में जियोलॉजी के, तो इसको हमें जो है वो जियोलॉजी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितने भी डायमेंशंस होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब शुरू करते हैं। जियोलॉजी अगर हम देखें तो जियोलॉजी का मतलब क्या होता था कि अर्थ की स्टडी। ठीक है, इसमें हम अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ का जो स्पीशीज हैं किस तरह से डिवाइड हुए उनका पीरियड देखा था हमने। अर्थ के हमने लेयर्स देखे थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसका मतलब जो होता है कि अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड जितने भी मिनरल्स थे उनकी हमने स्टडी करी कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव होता है और एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम ये देखेंगे किस मिनरल्स का जो अबंडेंस है वो कहाँ पे है, ठीक है, और साथ में ही कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते थे। पर जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ग्राउंड वाटर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या आ जाएगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर जो है वो एक्यूमुलेट कैसे हो रहा है अर्थ के अंदर, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। कितना ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, पॉल्यूट कैसे होता है ग्राउंड वाटर, तो इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कोल की अगर बात करते हैं तो कोल में अगर हम ज्योग्राफिकली डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जहां पे कोल का अबंडेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, सबसे बड़ी माइंस कौन कौन सी हैं, और साथ में ही हम ये देखते हैं कि कोल का एनर्जी कितना है या फिर प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोलॉजिकल वे में, अगर इसको हमें पढ़ना है तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोल को पढ़ना पड़ेगा कि कोल फॉर्म किस तरह से होता है। ठीक, और साथ में ही हम ये देखेंगे कि उसके क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, कि अगर हम देख सकते हैं कि कोल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहेगी, किस तरह से वो फॉर्म होगा, ठीक है, कौन से रॉक्स में फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेम कम्स विद द जो नेचुरल ऑयल और गैस की अगर हम देखें तो उसमें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नेचुरल ऑयल मतलब जो हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे, फिर उसी को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। रॉक्स के बीच में ही आपको नेचुरल गैस मिलेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, अबेंडेंट कहाँ पे है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ जो है वो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, या फिर हम जो है पेपर 3 एनर्जी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि वो कितना एनर्जी कितना यूज होती है, उसके से कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पेट्रोलियम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में उन दूसरे टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो ग्राउंड वाटर को अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर में आप देखिए कि ग्राउंड वाटर जो है इसका मतलब आपको पता ही होगा कि अर्थ के ग्राउंड के नीचे जो भी वाटर अक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब ये ग्राउंड वाटर कितना है, ये ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट 22% ऑफ द वाटर है। ठीक है, 22% ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे एक डाउट ये आ सकता है कि 97% तो ओशियन में होता है, ठीक है, बाकी का फ्रेश वाटर जो प्रेजेंट है वो 2% बचता है। तो यहाँ ये 22% किसका दिया गया है,
तो ये 22% जो है वो जो फ्रेश वाटर जो हमने 2% लिखा था ना, उसका ही 22% है। तो मतलब ग्राउंड वाटर इज द 2% ऑफ द 22%, मतलब उसका जो कि पूरा फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि फ्रेश वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि उसमें सैलिनिटी कम रहती है उसकी, वो ड्रिंकिंग और यूजेबल पर्पस में रहता है। तो ये जो फ्रेश वाटर है मेनली आपको आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ग्राउंड वाटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकती है या सप्लाई की रिसोर्स होती है, कहाँ पे? रूरल और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में आप देखते होगे ग्राउंड वाटर जो रहते हैं, जो कि वेल से ग्राउंड वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, हैंड पंप्स जो है वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रहते हैं, मोटर लगाई जाती है। ठीक है, बोरवेल खोदे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को ही कनेक्ट करते हैं आपको, ग्राउंड वाटर जो है उससे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग पर्पस में क्यों आता है या फिर यूजेबल पर्पस में क्यों आता है, फ्रेश वाटर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग पर्पस में आपको नहीं मिलेगा ज्यादा, मतलब हार्मफुल नहीं रहेगा ये। फिर साथ में अगर हम देखें, ग्राउंड वाटर का यूज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पे रिवर का पानी ही पहुंचाया जाए, ठीक है, कैनल्स ही पहुंचे, तो वहां पे उन जगहों पे ग्राउंड वाटर जो है वो एज अ मेजर सोर्स एक्ट करता है वाटर के लिए। ठीक, ग्राउंड वाटर को अगर हम देखें तो ये मोर कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, और पॉल्यूशन इससे कम होता है। अब पॉल्यूशन किस तरह से होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर में। फिर साथ में ही हम देखते हैं तो ये क्या है, 22% है फ्रेश वाटर सप्लाई का इंटायर वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग ओशियंस और परमानेंट आइस। सोर्सेज क्या है ग्राउंड वाटर के? अब ग्राउंड वाटर आएगा कहां से? अगर हम देख रहे हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये पहले से तो अर्थ में नहीं था। हम जब अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो फॉर्मेशन में क्या दिया था कि यहाँ पे आपको क्रस्ट मेंटल कोर में क्या मिलेगा, पूरा मैग्मा रहेगा, मैग्मा, मिनरल्स, रॉक्स, ये सारी चीजें रहेंगी, इससे अर्थ कंपोज हुई है। पर यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अर्थ के नीचे पानी भी है, तो वो पानी कहाँ से आया? तो उसके भी क्या रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं। तो जो रेन वाटर आता है, तो रेन वाटर क्या हो रहा है, अर्थ में रेन जो है वो अर्थ के क्रस्ट पे आई, और फिर ये जो वाटर है क्या करेगा, धीरे 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 सॉइल के, आप देखते हो सॉइल जो होती है पोरस होती है, हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, उसमें गैप्स रहते हैं एयर के, वाटर के, तो यही वाटर जो है वो उसके अंदर भरता जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, उसकी भी एक तरह से लीचिंग करता है वो। ठीक है, और शिफ्ट होते होते अंदर जो है अर्थ के जाके कहीं रॉक्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है डीप में। ठीक है, साथ में ही आप देखोगे रिवर्स पॉन्ड्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, क्रस्ट से ही निकलते हैं, ऊपर से ही बहती है रिवर। तो उसमें भी क्या होता है कि जो अब कहीं पे तो लैंड रहेगा रिवर के नीचे भी, कितना भी गहरा हो, तो वहां से भी क्या होता है, वो वाटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है कहाँ पे, ग्राउंड में। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे सोर्सेज हो जाएंगे। फिर साथ में ही आप देखोगे कि जितनी इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस रहती है, अब हम भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आपने एक नाम सुना होगा वाटरशेड मैनेजमेंट में कभी पढ़ा हो तो, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जितना भी रेन वाटर एक्यूमुलेट होता है तो वो अगर क्रस्ट पे हो रहा है तो वो क्या करता है, एवेपोरेट जल्दी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाते हैं। तो उनसे ही क्या करते हैं, सीधा सीधा हम उनको एक्यूमुलेट करके ग्राउंड वाटर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी क्या हो जाती है, रिचार्ज हो सकता है ग्राउंड वाटर का। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ग्राउंड वाटर किस तरह से आपको मिलेगा अर्थ में। इसका पॉल्यूशन जो है वो मेजर फैक्टर रहेगा। ये जो है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ग्राउंड वाटर से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इसके बाकी के डायमेंशंस कुछ उतने खास है नहीं। ठीक है, कि कितना ग्राउंड वाटर यूज होगा, कितना क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हमें मेनली यही देखना है कि जियोलॉजिकली वाइज भी अगर हम देखें तो पॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है ग्राउंड वाटर में, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर में मेनली नेचुरल इंप्यूरिटीज या कॉन्टेमिनेशन जो है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सॉइल जो देख रहे हो तो सॉइल से आपको जो वाटर है वो अपने आप ही आप इतने देखोगे कि फिल्टर होता जाता है। ठीक है, सॉइल के जो मिनरल्स रहते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं उसमें, कुछ मिनरल्स जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, ठीक है, जो कि यूजफुल रहेंगे, और कुछ उसमें इंप्यूरिटीज भी रहती है जो डिजोल्व हो जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर का कॉन्टेमिनेशन होता है। ग्राउंड वाटर में आप देखोगे
तो अर्थ के क्रस्ट में आपको आर्सेनिक, बोरॉन, ठीक है, सेलेनियम, रेडॉन, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। कभी रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, ठीक है। और साथ में ही हम बोल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट होता है। अब बात आती है ह्यूमन एक्टिविटीज से ग्राउंड वाटर कैसे कॉन्टेमिनेट होता है, इतना नीचे कैसे चला जा रहा है पानी, या ह्यूमन एक्टिविटीज हम एकदम नीचे ग्राउंड वाटर पे, तो अगर आप ग्राउंड वाटर देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन मिलता है हमें, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने 10 मीटर 12 मीटर खोद दिया उतने में आपको पानी मिल जाए, इसमें बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है, फिर जाके आपको ग्राउंड वाटर मिलता है बेड रॉक्स पे, ठीक है। जो हम बोलते हैं बी लेयर जो होती है सॉइल की, वहां पे आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। तो यहां पे आप देखोगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट कैसे हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो जो हम देखते हैं कि क्रस्ट में अगर हम डाल रहे हैं, तो क्रस्ट पे अगर हम फर्टिलाइजर्स और जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनको अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में पोर कर रहे हैं, और वो एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो सॉइल में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब रेन होगी तो वो पानी जो है वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर भी अपने साथ में क्या ले जाएगा, ग्राउंड वाटर पे ले जाएगा। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ग्राउंड वाटर में, उसमें नाइट्रेट, डीडीटी, ये सारे जो हैं हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के केमिकल्स जो हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो जाता है। सेप्टिक सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन ड्रेनेज सिस्टम अगर हम बताते हैं, अगर वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, तो प्रॉपर नहीं होगा तो यहाँ से भी क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस जो है वो डिस्चार्ज हो सकते हैं ग्राउंड वाटर से, क्योंकि सेप्टिक सिस्टम में भी तो वाटर प्रेजेंट रहता है। अब अगर उसका लीकेज हो रहा है तो वो वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। फिर अनकंट्रोल्ड हजार्डियस वेस्ट, अगर हम ओपन डंपिंग कर रहे हैं, ओपन डंपिंग में हजार्डियस वेस्ट जो है वो पड़ा हुआ है, अगर रेन होती है तो रेन वाटर के साथ में ऐसे अमाउंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट भी जो है वो नीचे तक पहुंच जाते हैं, ठीक। साथ में ही स्टोरेज टैंक और लैंडफिल्स जो हम बनाते हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अगर उनमें क्रैक्स वगैरह हैं तो वो जो है ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। साथ में एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेंट्स जो होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकते हैं वाटर साइकिल के थ्रू। अब डेंजर्स अगर देखें हम कि कॉन्टैमिनेटेड ग्राउंड वाटर से क्या क्या डेंजर हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्टैमिनेटेड कोई भी चीज़ अगर आप अपनी बॉडी के अंदर डालोगे तो बॉडी आपकी गलत वे में रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डिजीजेस हो सकते हैं। तो मेनली डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है, पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेगा। मरकरी जो है, मरकरी के कारण अगर मरकरी पहुंच जाता है हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू, तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर देगा, ठीक है, आपका जो ग्रोथ है उसमें रिटार्ड कर देगा, एंडोक्राइन सिस्टम की वर्क फंक्शनिंग को माल फंक्शन करेगा ये। पेस्टिसाइड्स जो है वो पहुंच जाएंगे तो उससे आपका नर्वस सिस्टम और लिवर जो है वो डैमेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारी जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड वाटर से आपको होती हैं। जो येलोनेस होती है टीथ में, वो भी आपको बोल सकते हो कि वाटर कंटामिनेशन के कारण ही होती है, जिसमें हाई फ्लोराइड कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ये प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाई फ्लोराइड कंटेंट से क्या होता है, ठीक है। तो इतना जो है हमें ग्राउंड वाटर के बारे में ही डिस्कस करना था। तो ग्राउंड वाटर किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका पॉल्यूशन कैसे होता है और ग्राउंड वाटर होता क्या है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस करी। छोटा सा पॉइंट है ग्राउंड वाटर के बारे में, इससे क्वेश्चन आएगा भी, तो अगर 11 मार्कर भी आता है तो उसके डायमेंशंस यही रहेंगे कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर, हाउ इट कैन बी रिचार्ज, और कैसे हम उसको पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, पॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, कितने अमाउंट में, यही सारे डायमेंशंस जो हैं उसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, तो वही आपको पढ़ना है। कोल की बात करते हैं, अगर कोल देखो आप यहाँ पे, तो कोल को हमें अगर जियोलॉजिकल हम वे में देखें तो यहाँ पे आपको दिखना है कि कोल होता क्या है पहली बात, ठीक है, और कोल किस तरह से फॉर्मेशन होता है कोल का, ये हमें इसमें आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। तो कोल को अगर आप देखते हो तो कोल क्या है, एक तरह से मेजर हमारे एनर्जी का एक रिसोर्स है, ठीक है, जो कि हमें अर्थ प्रोवाइड करती है, एक मिनरल है ये क्या होता है, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का होता है, सॉलिड होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक। और ये क्या रहेगा, ये बर्न करके इससे हम एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। कोल जो है वो हमें क्या कैसे मिलता है, माइनिंग एक्टिविटीज से मिलता है। इसके 4 तरह के क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये 4 तरीके के कोल होते हैं।
अब कोल को आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो है एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इसी में आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा, फॉसिल्स रहेंगे, उसी के कारण कार्बन कंटेंट बढ़ता है कोल में, ठीक है। तो यहाँ पे कोल जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम देखते हैं कि सालों लग जाते हैं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डेवलप कोल। यहाँ पे आप कोल देखोगे तो कोल जो है वो आपको बेड्स में मिलेगा, जो वो बेड्स को क्या कहलाते हैं, सीम्स कहलाती हैं। उसकी थिकनेस जो रहेगी वो 0.5 से 3 मीटर तक की रहती है और ये 30 मीटर तक पहुंच जाता है। कोल जो है वो एक मेजर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कोल को ही फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि आप देखोगे कोल जो है उसमें फॉसिल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और ये पल्यूट भी करता है, ठीक है। कोल जो है हमारी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, कि जो हम बहुत पहले से एज अ कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ही आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कोल से ही होती है। अभी हमारे यहाँ पे अगर एमपी की बात करें तो उसमें कोल से ही ज़्यादातर एनर्जी, और जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया उससे ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है। अभी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। फिर कोल से ही आप देखोगे, अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें हम तो प्रॉपर्टी में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होगा कि कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी ऑफ कोल, ठीक है। कोल के अंदर ही आप देखोगे तो साथ में ही कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो मिलेगा ही वेरिंग प्रपोर्शन में। साथ में इंप्यूरिटीज रहेंगी। इंप्यूरिटीज में कौन कौन सी आती हैं, सल्फर, सिल्ट और क्ले आती हैं। तो जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं ना, तो बर्न करने के बाद में आप देखते हो कि जो राख बचती है, ऐश बचती है, वो ऐश में क्या प्रेजेंट रहता है, सल्फर, सिल्ट और क्ले रहता है। तो उसी के कारण आपको ऐश जो है वो दिखती है। ओरिजिन किस तरह से हुआ कोल का, ठीक है। तो ओरिजिन किस तरह से हुआ, तो कोल जो है वो फॉर्म होता है किससे, ब्रेक डाउन से, किसके, वेरी वेरी वेजिटेशन से। मतलब कि आप देखोगे कि जो प्लांट्स और जो हम देख रहे थे सॉइल किस तरह से बन रहा था। सॉइल हमने यही देखा था कि सॉइल में रॉक्स और मिनरल्स जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और साथ में ह्यूमस मिल जाएगा, तो फिर उस कुछ सालों बाद वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। सेम इसी तरह की प्रोसेस जो है वो कोल के लिए भी है। पर कोल में होता क्या है, यहाँ पे जो आप देखते हो प्लांट्स की लीव्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो उनका ही क्या होता है, डिपोजिशन होता है, और साथ में ही उसमें एजेंट्स एक्ट करते हैं, कौन कौन से, वाटर और साथ में ही ऑक्सीजन वहां पे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोल में। अब आप यहाँ पे देखो, जो एक स्वाम्पी सेटिंग होती है, स्वाम्पी सेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे प्लांट्स की ग्रोथ है, पूरे लीव्स वगैरह जो है, फॉलन ट्रीज, डेड लीव्स वगैरह पड़े हुए हैं, और साथ में ही वहां पे क्या है, वो पूरा एरिया जो है वो एक तरह से हाइड्रेटेड है, वेट है, ठीक है। तो ये एक पूरा स्वाम्पी एटमॉस्फेयर रहता है। तो ये ही क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन रहती है इनिशियल स्टेज की कोल फॉर्मेशन की। और इसी का क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस में जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो यही क्या होगी, ऑर्गेनिक मैटर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोल में। अब दो तरीके से फॉर्मेशन कोल की थ्योरी दी गई है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्या रहेगा, एक्यूमुलेशन होता है प्लांट मटेरियल का, ठीक है, सूटेबल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए वहां पे, और फिर यही क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब एक्यूमुलेशन के लिए दो तरह से बात की जाती है, कि दो थ्योरीज दी जाती हैं कि किस तरह से एक्यूमुलेशन हुआ होगा, ठीक है। तो पहला बोलते हैं कि ग्रोन थे इन सिटू प्लेस, या फिर इन सिटू थ्योरी बोला जाता है, जिसमें मैंने जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि पूरा एक एरिया जो था वहां पे स्वाम्प का एरिया था, वो फ्रेश वाटर का, ठीक है, वहां पे ही क्या हो गया था, जो हमारा जो प्लांट्स का मटेरियल था वो पूरा क्या हुआ था, एक्यूमुलेट हो गया था, और उसी के बाद में वहां पे कोल डिपॉजिट्स बन गए थे, ठीक है। फिर एक थ्योरी बताती है क्या, ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वो ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ था वेजिटेबल डेब्रिस का, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स मटेरियल था उनका ही ड्रिफ्टिंग हुई थी यहाँ पे, और फिर वो बरी हो गए थे, ठीक है। तो उसके कारण ही क्या होता है कि जो फ्लड कंडीशंस जैसी हम देख रहे थे उस तरह से बन गया था वो पूरा स्ट्रेटा, वहां पे क्या हुआ, कोल का एक्यूमुलेशन हुआ था। ये जो बात कह रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात हो रही है। फिर इसके बाद में ये तो एक्यूमुलेशन किस तरह से हुआ कि अब इतना सारा कोल प्रेजेंट है, तो वहां पे आप देखोगे कि इतने सारे फॉसिल्स या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल डिके है, ये सारी चीजें पहुंची किस तरह से,
इतने डीप में, ठीक है। तो ये इसी के लिए एक्यूमुलेशन के लिए बोला जाता है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है, जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद की ही, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो 360 से 285 मिलियन से ईयर अगो की बात कर रहे हैं, जब कोल का फॉर्मेशन हुआ था। इसी पीरियड को हमने कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जब हमने जियोलॉजिकल टाइम देखा था, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोल के फॉर्मेशन के लिए मेनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लीव्स, स्टेम्स, स्पोर्स, ट्रीज ट्रंक्स, ब्रांचेस, ठीक है, प्लांट्स, स्वॉम्प फायर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, मिनरल्स, ये सारे आपको स्वॉम्प बेसिन में देखने को मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये देखो, प्लांट्स का जो मैटर रहेगा उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, और साथ में ही वहां पे वाटर की जरूरत रहती है। इस पूरे एटमॉस्फेयर में एरोबिक अगर देखोगे कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और रिलीज कर देते हैं क्या, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन का प्रपोर्शन जो है वो बढ़ा रहता है, ठीक है। और वो एक तरह का हम बोल सकते हैं क्या होता है, एक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा जो कि इनिशियल स्टेजेस पे अपना क्या कहलाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम रहती है, पर उसमें कार्बन कंटेंट के कारण कैलोरीफिक वैल्यू आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे हम बोल सकते हैं वर्स्ट क्वालिटी कहलाती है कोल की, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्या होगा, इस पूरे एरिया में टेम्परेचर जो है, हीट और प्रेशर के भी जो टर्म्स हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर और हीट होता जाएगा तो हीट के कारण क्या होगा, वाटर जितना प्रेजेंट था वो भी एवापोरेट करने लग जाएगा। तो अब पूरे कोल में से ऑक्सीजन तो वहां पे पहले भी नहीं थी, केमिकल रिएक्शन से रिलीज हो गई थी, अब जितना बचा कुचा वाटर रहता है वो भी एवापोरेट होता है, तो इससे कार्बन का कंटेंट और बढ़ता जाता है, ठीक। तो उसी के कारण क्या होगा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे वहां पे, और बाकी के फॉर्म्स ऑफ कोल जो है आपको देखने को मिलेंगे। यही जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, पीट से कोल जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देखोगे इस प्रोसेस में, तो पीट जो रहेगा वो पूरा एक ग्रैनुलर टाइप का सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। उसका ही हम क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर से वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा। तो कॉम्पैक्ट होता जाएगा तो उसी की क्या करते हैं, हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाती है, और साथ में ही आप देखोगे कि जो उसका कार्बन कंटेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ में क्या होगा, कोल की क्वालिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के आपको कोल जो है वो देखने को मिलते हैं। पीट जो है वो ग्रैनुलर टाइप का रहेगा, बिखरा बिखरा सा दिखेगा आपको पूरा, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा। उसी के बाद में जब वो चेंज होता है तो उसके बाद क्या बनेगा, लिग्नाइट बनता है, फिर और हीट और प्रेशर और ज़्यादा टाइम के बाद में उसमें और कार्बन कंटेंट ज़्यादा बनेगा, तो वो क्या बनेगा, बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद में आखिरी में मेटामॉर्फिज्म होता है उन रॉक का, और फिर क्या बनता है, एंथ्रासाइट जो है वो बनता है। तो अगर हम रैंक्स की बात करें कोल की, तो यहाँ पे आपको पीट जो है वो मिलेगा जब इनिशियल एवोल्यूशन होता है, तब आपको देखने को मिलेगा। फिर लिग्नाइट जो है वो सेकेंड क्वालिटी रहेगी, ठीक है, इसमें पीट जो है वो क्या करता है, वो डिकम्पोज होने के बाद में लिग्नाइट बनता है। फिर ये जो है हल्का ब्राउन कलर का रहेगा, इसमें ही आप देखोगे कि 70% से कम रहेगी, और बाकी ऑक्सीजन रहेगी, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह इसमें पीट से कम रहता है, ठीक है, पीट में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। फिर बिटुमिनस कोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बिटुमिनस कोल जो है वो मेनली पैलेओजोइक एज में बन गया था, ठीक है, इसमें 80% ऑफ कार्बन रहता है। और अगर हम लास्ट में एंथ्रासाइड को देखते हैं तो ये हाईएस्ट रैंक रहती है, ठीक है, ये एकदम शाइनी रहता है, स्मोकलेस जोन रहती है, ठीक है, इसमें यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा नहीं निकलती है, वर्चुअल स्मोक नहीं रहती है, एकदम अच्छे से बर्न होता है, ठीक है। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट रहता है। कोक क्या है, कोक एक तरह से ही एग्लूमरेटेड प्रोडक्ट है, केक है किसका, जब हम हीट करते हैं कोल को, उसका पाउडर को, ठीक है, और क्लोज्ड क्रूसिबल में इसको बनाया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में। आगे आते हैं, हमने यहाँ पे कोल के बारे में डिस्कस किया, कोल का मतलब जो हमने देखा था कि क्या क्या किस तरह से कोल की प्रोसेस हुई थी फॉर्मेशन की, और कैसे जो है वो कोल हमें मिला और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अब कहाँ पे कोल की माइंस होती हैं, कहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज में ज्योग्राफी में कवर करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कोल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो
तो अगर हम देखते हैं पहले तो ह्यूमन काइंड की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है किस तरह से था, वो उसका यूज़ कैसे होता था ये हमें पता नहीं था। ठीक है, एंशियंट पीपल जो एविडेंस है उसमें ये बताया गया है कि सेक्रेट फायर्स जो हैं वो उसमें एक फ्यूल जो था नेचुरल गैस उसको यूज़ करते थे, जो कि क्या मिलता था, पोर्स और क्रैक से मिलता था अर्थ के। ठीक है, एस्फ्लैट बोलते हैं उसको, एक तरह से वेरी विस्कस फ्लूइड रहता है ये। ठीक है, फॉर्म रहता है किसका, पेट्रोलियम का। इसको यूज़ किया जाता था घर को गर्म रखने के लिए। ठीक है, एक पूरा लिक्विड हम बोल सकते हैं जो फ्यूल मिलता था अर्थ के अंदर। ठीक है, डिगिंग करने के बाद में। तो ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है जब 3000 BC की, ठीक है, या फिर 6000 BC की बात कर रही है, बहुत पुरानी। ठीक है, इस टाइम पे कोई को पता नहीं था कि ये पेट्रोलियम निकलेगा इससे या जो भी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से बनता है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, रॉक ऑयल होता है, जिसमें पेट्रा का मीनिंग क्या होगा, रॉक होता है, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल होता है। पेट्रोलियम को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। पेट्रोलियम बनता किससे है, पेट्रोलियम जो है वो एक तरह से लिक्विड मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब और कुछ ऑक्सीजन मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, और ऑक्सीजन आपको कंपाउंड इस पूरे का जो है फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आपको मिडिल ईस्ट में जो है एक तरह से रेवोल्यूनाइज कर दिया था इनने, कि यहाँ पे आपको पूरे उसके जो जगह थी वहां पे आपको मिलने लग गया था पेट्रोलियम, और ऑयल वहां पे आपको मिलने लग गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ही क्या हुआ था, उसका ऑयल का एक्सट्रैक्शन जो है वो वाइड स्केल में बढ़ चुका था। आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, तो पेट्रोलियम जो है वो बना किससे है, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, मतलब उसमें एटम्स रहेंगे किसके, हाइड्रोजन के और कार्बन के। यही जो है फॉर्म अगर हम देखते हैं नेचुरल गैस क्या है, तो नेचुरल गैस भी एक यही है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन रहेगी। ये जो है आपको रॉक्स के बीच में मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कार्बन आपको देखने को मिलेगा, साथ में ही सल्फर मीथेन वगैरह जो भी है ये आपको इनमें इनकी प्रॉपर्टीज में देखने को मिलता है। नेचुरल गैस में जो है वो मीथेन रहेगी, मीथेन के साथ में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये भी आपको देखने को मिलता है, जो कि क्या है, सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मीथेन मतलब CH4 हो गया, हमने ये जो है केमिस्ट्री में सारा पढ़ा हुआ है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है। इन्हीं को अगर हम देखें तो पेट्रोलियम के और प्रोडक्ट भी बनते हैं। पेट्रोलियम के और कौन कौन से प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम, एविएशन ऑयल हुआ, फ्यूल ऑयल हुआ, ये सारे जो क्या है पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं। अगर जो है नेचुरल गैस है उसी को ही अगर हम टेम्परेचर कम करके और हाई प्रेशर करते हैं तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विड नेचुरल गैस कहलाती है। तो पेट्रोलियम से ही हम क्या करते हैं, एविएशन फ्यूल जो है वो अलग रहता है, उसमें क्वालिटीज़ जो होंगी वो अलग होंगी, हाइड्रोकार्बन्स का प्रपोर्शन अलग रहता है। फिर क्या होता है, अगर जो हम देखते हैं फाइनेस्ट जो प्योर स्टेट जो रहती है, तो वो हमें क्या मिलता है, अर्थ में जो नेचुरली अकरिंग रहता है वो क्रूड स्टेट में मिलता है, मतलब वो यूजुअली ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का एक लिक्विड मिलेगा। यही क्रूड ऑयल क्या रहता है, अनरिफाइंड रहता है। अब इस क्रूड ऑयल को ही क्या किया जाता है, रिफाइनरीज में ले जाके उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद में क्या मिलता है हमें, डीजल, पेट्रोल और बाकी के जितने भी ऑयल्स हैं, और या फिर जो हम देख रहे थे कि जेलीज वगैरह भी बनाई जाती हैं, इमल्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो उन रिफाइनरीज के बाद में उन प्रोडक्ट से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है सारे क्या होता है, इनका डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, रिफाइनरी में किया जाता है, इनकी केमिकल एक्शंस होते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि पेट्रोलियम से और क्या क्या बनाया जा सकता है, तो आप देखोगे कि पेंट्स जो है बनाए जा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, मेडिसिन, डिटर्जेंट, ठीक है, वीड किलर, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, इतनी सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम से हम बना सकते हैं। नेचुरल गैस को अगर देखोगे तो नेचुरल गैस को ही हम बोलते हैं कि LNG भी बोल सकते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, अगर इसको हम प्रेशराइज और कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। यही जो है इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आपको यूज़ आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ही आप देखो कि अगर फॉर्मेशन अगर हम देखें पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का किस तरीके से होता है, तो ये भी कब हुआ था, 350 से 290 मिलियन ईयर अगो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था, जब हम कोल की ही बात कर रहे थे तब। ठीक, अब ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो किस तरह से प्रेजेंट हुई थी, यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गेनिक मैटर जो था वो मरीन सेडिमेंट्स का था। ठीक है, यहाँ पे
बोला जाता है कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते थे जो कि डायटम्स होते थे और सिंगल सेल्ड एल्गे होता था, वो सी में प्रेजेंट रहता था। अब यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले डाई हो गए थे, ठीक है, डेड हो गए थे, और ये क्या थे, सी की बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है। और वहीं पे क्या प्रेजेंट था, मरीन का मड भी प्रेजेंट था। तो उन दोनों के मिक्सचर के कारण क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मड के साथ मिक्स होके हैवी सेडिमेंट्स के साथ में बन गया था, ठीक है। और उसी का ही जो ऑर्गेनिक मैटर है वो चेंज होता है, और जियोलॉजिकल टाइम अगर हम देखते हैं, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, क्रूड ऑयल में, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ही क्योंकि अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सिंगल सेल्ड एल्गे था और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे जो डायटम्स, और यही जो है एक्यूमुलेट हो गए थे आफ्टर बीइंग डेड, कहाँ पे, ओशियंस के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ही आपको जो मरीन मड था वो भी मिक्स हो गया था, तो पूरा एक ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर जो है वो पूरा उसका मिक्सचर के कारण ये क्या बन गया, ऑयल बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एजेंट्स लाइक प्रेशर और टेम्परेचर जो है उन्होंने अपना रोल निभाया था, ठीक। हाई लेवल ऑफ हीट और प्रेशर जो रहेगा ऑर्गेनिक मैटर का, उससे ही क्या बनता है, एक वैक्सी मटेरियल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केरोजन बोलते हैं, जो कि ऑयल शेल्स में आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा हीट हो जाएगी तो उसके बाद में यही लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये केरोजन जो है वो इनिशियल स्टेट में रहेगा क्रूड ऑयल की, इसी के बाद में क्रूड ऑयल आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, जो कि हीट और टेम्परेचर के ज़्यादा आगे बढ़ने में होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम देखें तो वो किस तरह से चेंज होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम उसमें एक मेजर रोल जो है वो प्ले करेगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को फॉर्मेशन के लिए। अब अर्ली स्टेज में देखते हो पेट्रोलियम को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लार्जर हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, फिर इन्हीं का फिल्ट्रेशन होगा, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाएगा। गैसियस स्टेट में ही इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल गैस बोला जाएगा। अगर हम देखते हैं तो जो अर्थ में ऑयल जो है, सपोज यहाँ पे रॉक्स जो हैं, इन रॉक्स के बीच में ही क्या मिलेगा आपको, ऑयल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और यही ऑयल से क्या होता है, पूरी गैस जो है वो पूरे ऑयल शेल्स में ये गैस भी घूमती रहती है, ठीक है। तो यही गैस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं, जो कि इस ऑयल के गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम और गैस भी किस तरह से फॉर्म होता है ये भी हमने देखा। साथ में इस लेक्चर में हमने देखा कि कोल किस तरह से फॉर्म होता है और ग्राउंड वाटर क्या रहेगा। तो अगर आपको रक्षा एकेडमी का कोर्स लेना है तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जियोलॉजी की पूरी सीरीज़ जो है वो कवर हो चुकी है, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएगी। साथ में ही आप देखोगे कि अगर लेक्चर्स की बात करें तो प्रीलिम्स का कोर्स जो है वो सेपरेट भी मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स का कोर्स रहेगा। टेस्ट सीरीज़ साथ में ही सेपरेट भी मिल जाएगी आपको इसकी, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। आंसर राइटिंग जो है वो कल से प्रॉपरली स्टार्ट होने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने के बाद में तो आप अपनी कॉपी भेज सकते हो, जो कि चेक करी जाएगी और आपको रिव्यू दिया जाएगा। थैंक यू।